देखिए, मेरे पिता एक विकास पुरुष है और उन्होंने अपने सिद्धांतों पर राजनीति करी है। वो व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं मरूंगा, जिया हूँ तो कांग्रेस के तिरंगे में और लेकर जिया हूँ, और मरूंगा तो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के जाऊंगा। ये साधारण नहीं, आदमी भगवान राम से भी भटक गया। आज ये साधारण बात नहीं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से ना जुड़ा हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां पे स्कूल ना हो। सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त प्रतापगढ़ जिले में पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा में है। प्रतापगढ़ का मोटा माटी परिचय कुछ ऐसे दिया जाए कि प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना एक अलग स्थान रखता है। प्रतापगढ़, कई सारे सियासी समीकरण प्रतापगढ़ से साधे जाते हैं। उत्तर प्रदेश जिले की बात करें, यही जब रामपुर खास में आ जाएंगे और पूरे प्रतापगढ़ में एक नाम चलता है प्रमोद तिवारी का, और उसी के साथ उनकी बेटी आराधना मिश्रा। अब ये बहुत अहम हो गया है इस बार के चुनावों में, क्योंकि खुद प्रमोद तिवारी 9 बार तक यहाँ पर लगातार विधायक रहे और उसके बाद आराधना जी भी मैदान में हैं, 2 बार से रह चुकी हैं। अब ये देखना अहम होगा इस बार कि क्या कुछ रहता है, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे कि कैसा चुनाव है, क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि चुनावों में काफ़ी भारी भरकम भीड़ होती है, वक्त कम होता है। कम वक्त में जितनी ज़्यादा चीज़ें कोशिश करेंगे वो निकल पाएंगी। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिन भर आप रहती हैं चुनावों के मौसम में। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा सवाल आप सोचती हैं जो आपसे पूछा जाना चाहिए, और सारे, क्योंकि दिन भर कई पत्रकारों से आप बात करती होंगी, कई सारे ऐसे सवाल रह जाते होंगे जो आप चाहती हैं कि कुछ हम खुद बताएं उसके बारे में, ऐसा कोई? देखिए, लोग तरह तरह की बात करते हैं कि क्या फॉर्मूला है, 9 बार प्रमोद जी कैसे जीते। कोई लोग पूछते हैं कि 2 बार आप भी जीती, तो 42 वर्षों से आप लोग का परिवार यहाँ पे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी जो तय है उस पे जाना चाहिए। 42 वर्ष में जब मेरे पिता को रामपुर खास मिला था, तो रामपुर खास बहुत ही पिछड़ा इलाका था। अभी भी आप दे सकते हैं, मतलब प्रतापगढ़ में बड़े इंटीरियर में कंस्टिट्यूएंसी है, रूरल कंस्टिट्यूएंसी है, और 42 साल के लंबे सफ़र में यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। आज ये साधारण बात नहीं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से ना जुड़ा हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहाँ पे स्कूल ना हो। 97% इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रिफिकेशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो चुका है। हाईवेज़ हैं, 7.5 मीटर के चौड़े चौड़े हाईवेज़ हैं, 2 NH हुए हैं, लगभग 30 पानी की टंकियाँ हैं, ओवरहेड टैंक्स, जिससे प्योर पानी लोगों तक मिल सकता हो। डिग्री कॉलेजेस हैं, ITI है, ट्रॉमा सेंटर है, आउटलाइन कोर्ट है, विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने यहाँ पे, और उससे बड़ी बात यह है कि एक परिवार का रिश्ता बना है। 42 साल में लोग, उनके सुख दुख में हम खड़े हुए, वो हमारे सुख दुख में खड़े रहे। और सबसे जो अहम चीज़ रामपुर खास की कि आज यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे किसी को किसी का डर नहीं है। मतलब डर इन द सेंस कि कोई गुंडागर्दी नहीं है। हम लोग गुंडागर्दी और माफियाओं से भी लड़ते रहे, तो आज एक अमन चैन है क्षेत्र में। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें की कयास लगाते हैं कि क्यों है एक ही सीट जीत करके आते रहे, ये मतलब सारी सीटें कांग्रेस इतनी कमज़ोर रही, फिर भी कैसे ये सीट जीती रामपुर खास की। मोना जी के अंदर राजनीतिक गुण आना तो स्वाभाविक था, क्योंकि पिताजी कई वर्षों से राजनीति कर रहे थे, वो खून छलकना स्वाभाविक था। लेकिन इतना धारदार बोलना, इतनी अलग तरह से कि जनता के बीच तक पहुंचकर दिल के घुसते हुए एक रास्ता बनाना, ये सब गुण कैसे पनपे? नहीं, गुण नहीं है ये, तो मुझे लगता है कि मेरे अपने अंदर के उद्गार हैं। और आप शायद जो मेरी स्पीच की बात कर रहे हैं, जो मैंने आज दी जी, वो एक बड़ी ही दुखद घटना हुई थी। और आज जब आप अपने परिवार के बीच में होते हैं तो शायद वो अपने आप वो इमोशंस निकल आते हैं। वो घटना ऐसी थी जिसने पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों को, अगर आप ये एक माहौल चार्ज्ड अप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस घटना का रिएक्शन है। जहाँ पे हमारे सांसद जी थे और कुछ और उनके साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो लोग आए एक सरकारी प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ी अभद्रता की, उनके साथ के लोगों ने गाली गलौज की और इस तरह की बड़ी खराब
सिचुएशन हो गई थी, किसी तरह हम लोगों ने कंट्रोल की सिचुएशन। पर जाहिर सी बात है, अगर मुझे और मेरे पिता को, जिन्होंने एक परिवार की तरह रामपुर खास को रखा, अगर उनको गालियां दी जाएंगी सार्वजनिक रूप से तो कुछ लोग रिएक्ट करेंगे। तो कुछ उनके वर्कर्स के साथ रिएक्शन हुआ। अब आप समझिए कि उस मामले में 6 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए। आईपीसी सीआरपीसी की कोई धारा नहीं बची जिसके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे गए। मेरे फादर पे लिखे गए, जिनका 42 साल का पॉलिटिकल करियर में आज तक कभी उनके ऊपर एक उंगली नहीं उठी। और फिर ये मुकदमे, झूठे मुकदमे, जिसको पुलिस ने मान भी लिया। तो हकीकत ये नहीं थी कि वहाँ पर उनको डराया धमकाया गया था, उनको छीटाकशी कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने तो अपनी कुर्सी उठ के उनको दी, जिस कुर्सी पे मैं बैठी थी, क्योंकि और वो मेरे संस्कार भी हैं, वो हमारे सांसद हैं और ये प्रोटोकॉल भी है और मेरे संस्कार भी थे और अतिथि थे वो मेरे, तो मैंने तो अपनी कुर्सी छोड़ के उनको दे दी। बट अब उसके बाद भी उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने इसको एक अलग तरह का एक माहौल बनाने की कोई, एक्चुअली जो उनके साथ लोग आए थे वो इस मकसद से आए थे क्योंकि चुनाव करीब था, उसके जस्ट पहले प्रमुखी का चुनाव हो चुका था, तो वो लोग जो चुनाव हार चुके थे, तो वो उसका रिटेलिएशन था, जिसमें मुझे लगता है कि सांसद जी भी उसमें उस अपने ही कार्यकर्ताओं के जाल में फंस गए बेचारे। और उन्होंने खुद एज एक्यूज बन करके, दुखद तो ये था कि एमपी ने खुद एज एक्यूज एफआईआर कराई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें नहीं होती। उन मुकदमों का क्या हुआ? मुकदमे अभी भी हैं, बट पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है उसमें उन्होंने पाया है कि मेरे और मेरे पिता की और कुछ और जो लोगों का नाम उन्होंने फर्जी उसमें लिखा था, वो उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई और पुलिस ने उसको कोर्ट को भी प्रेषित कर दिया है। तो अब इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्डू और संजीव जैसे ये नाम आपने सुने हैं, इनको जानती हैं आप? बिल्कुल, हमारे कुछ साथी थे जो भटक गए। ठीक है, बचपन से आपने इनको देखा होगा, घर पे आना जाना रहा, पिताजी के साथ बातचीत होती होगी। मेरे साथ भी रहा। आज इतनी तल्खियां हो गई कि एक दूसरे को मंच पर खड़े होकर के इतने कटाक्ष एक दूसरे पर। देखिए, उस दिन की जो घटना हुई सांगीपुर की, उसके पूरे जो पूरा घटनाक्रम हुआ कि जो गाली गलौज, मतलब गाली जो नाम लिया गुड्डू जी का, उन्होंने ही दी गाली। और उन्होंने बचपन से मुझे देखा है, वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। और आज परिस्थितियां, क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने उस वहाँ मतलब सार्वजनिक रूप से मुझे गालियाँ दी। तो ये तो पहल उन्होंने की। फिर भी आप हम लोगों ने कभी भी एक मतलब डेमोक्रेटिक भाषण के अलावा कभी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कही जो किसी के पर्सनल उस पर कोई छीटाकशी की हो। संजीत के यहाँ तक उसको मैंने यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा वो। तो हम लोग तो एक परिवार की तरह सबको मानते हैं, बट मुझे लगता है कि आदमी की जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। संजीत भी चाहते थे लड़ना चुनाव जिला पंचायत का। किसने बढ़वाई ये महत्वाकांक्षाएं, ये उम्मीदें? देखिए, सभी लोग हैं, पर उसमें से कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो हमसे बढ़कर मैं में हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी से ग्रसित हैं और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। अभी भी आप फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां वो करते रहते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में जिसकी उम्र 15 साल है, उसके बारे में। तो दुखद है। उनसे जब बात होती है वो कहते हैं कि प्रमोद तिवारी चाहते ही नहीं है कोई और इस रामपुर खास में पैदा भी हो पाए नेता, वो अपनी बेटियों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हकीकत है ये? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं कोई पैराशूट से यहाँ पे ड्रॉप नहीं की गई। मैंने पहला जब चुनाव लड़ा ब्लॉक प्रमुखी का, तो वो भी बड़ा संघर्षशील मेरा चुनाव था और तब हम लोग बड़ी बड़ी ताकतों से, उस वक्त सत्ता में लोग ऐसे लोग थे, उनसे हम लड़ करके मैं जीत करके आई और मेरे खिलाफ तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी सड़क पे चलने की, और मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीती मैं ब्लॉक प्रमुख का। दूसरा चुनाव भी मैं लड़ के जीत के आई, कोई अनअपोज्ड या इस तरह से नहीं जीती, मैंने चुनाव लड़ा।
तो 3 चुनाव मैंने ब्लॉक प्रमुख के लड़े। मैं उसके पहले जब चुनाव के पहले भी बहुत कम उम्र से मैं रामपुर खास क्षेत्र में बराबर अपने फादर के साथ आती रहती थी, उनके चुनाव में प्रचार करती थी। पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद तो फिर लगातार मैं यहीं रही और मैंने अपनी जिम्मेदारी को इसलिए समझा क्योंकि मेरे फादर के सामने बहुत चैलेंजेस थे और नेचुरली हमारे परिवार में कोई वी आर जस्ट 2 सिस्टर्स, तो किसी न किसी को तो बैस्टन लेना ही था क्योंकि हम उनको जब राज्यसभा मिली तो ये एक बड़ी ही नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, क्योंकि जिस रामपुर खास के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया अपना, एक ईंट ईमानदारी की उन्होंने रखी, तो उसको हम अननर्चर्ड तो नहीं छोड़ सकते थे। लोगों की उम्मीदें थी हमसे और लोगों का निर्णय था, लोगों ने कहा कि आपको आना है, आपको जिम्मेदारी संभालनी है और मैंने संभाली। ठीक है, अपने इंटरव्यू के एक चरण और आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ पर आप रैली कर रही थी, जब हम पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, लगभग हमने 300 पार विधानसभाएं कवर कर ली हैं, तो उसके बाद हमने जब कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशियों से बात करी या कांग्रेस पार्टी का जो भी हमने चुनाव देखा, तो उसमें एक बात थी कि प्रियंका गांधी की एक फेस वैल्यू बना करके चुनाव लड़ा जा रहा और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं की 40% हिस्सेदारी के तौर पर चुनाव लड़ा। अभी हाल ही में आपने एक जनसभा करी है, आपके पिताजी वहाँ मौजूद थे, आप भी मौजूद थी, अगर नाम मैं भूल रहा हूँ उस जगह का, दर्रा, तो वहाँ पर आपने जनसभा करी। उसमें एक चीज़ जो नदारत दिखी वो ये है कि ना तो वहाँ पर इस नारे का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर प्रियंका गांधी का भी एक नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि प्रमोद तिवारी और खुद मोना जी खुद को फेस बना करके पूरे रामपुर और प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित करना चाहती हैं और चुनाव जीतना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो मेरी स्पीच थी वो कोई ड्राफ्टेड स्पीच नहीं थी, इम्पल्स, एक जस्ट आउट ऑफ इमोशंस वो मैंने बोला और वो मेरी बड़ी ही पर्सनल एक पीड़ा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं एक महिला के होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, एक मतलब विधायक तो हूँ मैं, पर मैं माँ भी हूँ। मेरे बच्चे हैं, वो जब इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें देखते हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। मैं पत्नी भी हूँ, मेरे हस्बैंड इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू द सोसाइटी। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में ब्याही भी हूँ, तो उसकी भी इज्जत मुझसे जुड़ी है। तो ये असाधारण बात नहीं है कि आप इस तरह की, वो भी अगर कोई आपने गलती की होगी या कोई गलत चीज़ है, कहीं आपने कोई अन्याय किया तो आपके खिलाफ कोई बोल सकता है, पर क्योंकि मैं विधायक हूँ तो मैं और प्रमोद तिवारी की बेटी हूँ, क्या इसलिए मुझ पे अन्याय किया जाता रहेगा और मैं सहती रहूँगी? तो ये एक उद्गार था मेरा। प्रियंका जी के साथ अगर कहीं भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी रही होंगी, तो मैं साए के साथ उनके साथ चलती हूँ। मेरी पूरी तरह से उनकी निष्ठा प्रियंका गांधी जी के साथ भी है और कांग्रेस पार्टी के साथ भी है। जहाँ तक स्पीच की बात है, वो मैंने कहा कि वो एक आउट ऑफ इमोशंस रही है। कल प्रियंका जी आ रही हैं, मैं तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे को हमने और प्रियंका जी ने ही लॉन्च किया था। तो और लड़की हूँ, मुझसे बड़ा कौन एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रही हूँ और लड़कियों के लिए भी लड़ रही हूँ। तो मैं तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं तो नारा खुद में हूँ एक। ठीक है मोना जी, कुछ देर के लिए आपके पिता चूँकि राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े पद पर हैं, पूरे देश में जब कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ है उस वक्त में भी रामपुर खास और प्रतापगढ़ में आपका एक वर्चस्व स्थापित है। थोड़ी देर के लिए मैं चाहूँगा, हालांकि ये मैं ऐसा करवा नहीं सकता हूँ और हो भी नहीं सकता कि आप पिता को थोड़ी देर के लिए अपना पिता ना मान करके एक सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति माने। प्रतापगढ़ की जब बात होती है तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं, नाम एक तो प्रमोद तिवारी का, दूसरा नाम रघुराज प्रताप का। दोनों में कौन ज़्यादा कद्दावर, कौन ज़्यादा लगता है? थोड़ी देर के लिए पिताजी मत मानिएगा, एक सच बात तौर पर। देखिए, मेरे पिता एक विकास पुरुष है और उन्होंने अपने सिद्धांतों पर राजनीति करी है, हमेशा की है, और कोई उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली थी। और उन्होंने अपनी राजनीति अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे की, कभी किसी सिद्धांतों पे कभी समझौता नहीं किया। वो पुरुष, वो व्यक्ति हैं, मेरी आँख के सामने उनको 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक बार भाजपा ने, एक बार सपा ने उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, पार्टी छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं मरूंगा, जिया हूँ तो कांग्रेस के तिरंगे में और लेकर जिया हूँ, और मरूंगा तो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के जाऊंगा। ये साधारण नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है, ये मेरा चैलेंज है।
तो हर कैबिनेट जब बनती थी, जब नया चुनाव होता था तो उनको ऑफर ज़रूर मिलता था। 2 बार तो उन्होंने सीएमशिप ठुकराई है। तो वो एक उनका व्यक्तित्व, उनकी पॉलिटिक्स उनके सिद्धांतों पे रही है और हमेशा उन्होंने 42 साल में अपने कद को मेहनत करके बढ़ाया है। जहाँ तक रघुराज प्रताप सिंह जी की बात है, उनकी राजनीति का अपना एक अलग तौर तरीका है। उन्होंने भी अपने तरह से अपने क्षेत्र को बनाया है, उनके अपने सिद्धांत हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें भी अलग हैं, तो कहीं से कोई कंपैरिजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। रघुराज प्रताप से बात हुई है आपकी कभी? बिल्कुल हुई, होती रहती है। वो हमारे साथ बिल्कुल हमारे विधानसभा में मेरे सदस्य, हमारे विधानसभा के सम्मानित सदस्य थे, तो विधानसभा में आपके चुनावों में दखलंदाजी नहीं करते हैं वो? जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ज़रूरत इसकी नहीं है कि कोई दखलंदाजी करने ऐसी बात नहीं रह गई। तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। क्योंकि ऐसा लगता होगा कि आपका रामपुर खास में आपका वर्चस्व दिखता है और वो चाहते होंगे कि इस पूरे प्रतापगढ़ में एक ही आदमी स्थापित हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रतापगढ़ का अगर आप इतिहास देखिए तो यहाँ ये बड़ी पॉलिटिकली रिच जिला रहा है। यहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा गांधी भी यहाँ आए, सुमित्रा नंदन पंत ने यहाँ पे रचनाएं लिखी, और बड़े बड़े कद्दावर लोग यहाँ से लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सबकी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। और वो भी उत्तर प्रदेश की जब सपा सरकार थी तो वो मंत्री रहे 2 बार 3 बार मुलायम सिंह जी की कैबिनेट में। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपना तरीका राजनीति करने का, उनकी समर्थन दे रहे हैं आपको। उन्होंने मेरे खिलाफ, जब से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, उस जाहिर सी बात है कि उसके पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ते थे। पार्टी उन्होंने 2014 के बाद ही बनाई, तो मेरे खिलाफ ना 2014 में कैंडिडेट उन्होंने दिया था, ना 17 में दिया, ना भी दिया। एक और आपकी जो फाइट है, फाइट में भारतीय जनता पार्टी है। छोटे सरकार की बात होती है, आपके पिताजी ने भी अभी ऐसे ही जिक्र कराया उनका। साफ तौर पर वो थोड़ा सा अलग तरीके से अपने अंदाज में बोलते हैं, तो अपने अंदाज में वो बोले। छोटे सरकार से कैसी फाइट लग रही है? कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। इसलिए नहीं है, देखिए मुझे कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों जो की राजनीति, वो मेरे खिलाफ तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये 3rd टाइम है। 2 बार वो जनता ने उनको नकारा है, रामपुर खास की जनता ने, और उसकी वजह है, अगर आप उनका इतिहास देखें तो पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि भाई प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, तो लगातार उन्होंने जो हमारे पूरे क्षेत्र में जिस तरह से गरीब लोगों के ऊपर के साथ व्यवहार किया। एक मैंने आपके पहले भी अभी एक टीवी इंटरव्यू में कहा, धर्मेंद्र पटेल हमारे यहाँ एक बीडीसी है, उसको जिस तरह से मारा पीटा, क्योंकि उसने उनकी बात कुछ पैसे वैसे को लेकर के कोई विवाद रहा होगा, मारा पीटा, और उसको यहाँ तक फिर उसके बाद थाने में दबाव डाला कि उसकी FIR न लिखी जाए। एक पासी बच्चा था जिसकी जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता, तो उनके घर में उसने बिजली की वायरिंग करी, उसका पैसा नहीं दिया, जब वो पैसा मांगने गया तो उसको मारा। आज भी उसका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में चल रहा है। 2014 में एक गांव में 42 लोग को उन्होंने मारा, घायल हुए, जो केवल उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पटेल बिरादरी की बारात निकल रही थी और वो उनके सामने घोड़े पे चढ़ गया था और बैंड बाजा बजा रहा था। तो उन्होंने कहा मेरे दरवाजे के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घोड़ी पे चढ़ जाओ। तो एक सामंतवादी सोच की वजह से उसको पूरे घर में, गांव में घुस करके 42 लोगों को घायल किया, जैसे महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। तो इस तरह की सामंतवादी सोच है, इस तरह की गुंडागर्दी करने का, उनका आतंक फैलाने का उनका मकसद है। तो इस तरह की राजनीति को कभी आप कुछ देर के लिए तो हावी कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक नहीं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे मुद्दे हैं, विकास मेरे मुद्दे हैं, सुख चैन और अमन शांति, ठीक है, तो वो कहीं से मैच नहीं करता। यहाँ के लोकल पत्रकारों से जब हमने बात की आपके इंटरव्यू से पहले, तो उन्होंने हमें बताया कि साहब जो छोटे सरकार हैं, एक दफ़े प्रमोद तिवारी के यहाँ बहुत आना जाना था इनका, ये वहाँ पर, और मोना जी से भी इनकी कई दफ़े बात हुई है, एक घनिष्ठतम रिश्ते थे। आज ऐसा हो गया कि छोटे सरकार बीजेपी में है और वहाँ से उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं 42 साल से इस क्षेत्र में हम हैं, तो इस
लंबे समय के बाद भी तो यहाँ कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिससे हमारे व्यक्तिगत संबंध ना हो। व्यक्तिगत संबंध सबसे है हमारे, तो इनसे भी रहे, इनके परिवार से भी रहे। पर अब आदमी के समय के साथ साथ धीरे धीरे बदल जाता है, उनका मकसद बदल जाता है। कई सारे लोग भटक गए हैं आपकी? बहुत सारे, वो तो एक प्रक्रिया है। आदमी भगवान राम से भी भटक गया, पकड़ मजबूत नहीं रही, लीडरशिप क्वालिटी। मैं कहती हूँ भगवान राम से भी लोग भटक गए थे। तो इसका तो कोई मतलब नहीं। आदमी, मैंने फिर कहा, जब महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं, व्यक्तिगत हम से बड़ा मैं हो जाता है ना, तब आदमी इस तरह की सोच पैदा होती है। ठीक है मोना जी, एक और सवाल की जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं, और मतदान 27 को यहाँ होना है। आपकी, चूंकि आपके पिताजी लगातार 9 दफ़े विधायक बने, उसके बाद आप 2 बार बनी, तीसरी बार फिर से मैदान में हैं। एक बात और आती है, जब आपके विपक्षी कह लूँ या मैं कहूँ जनता के बीच ही मैं खड़ा था, वहाँ से भी ये बात आई कि साहब वो तो चुनाव जीतेंगी ही जीतेंगी, ये तो तय है, क्योंकि कई दफ़े वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान करा देती हैं, और उनका इतना यहाँ पर वर्चस्व है, इतनी दादागिरी है कि जनता उनके खिलाफ वोट दे ही नहीं सकती है। ये सवाल आप गलत पूछ रहे हैं मुझसे। ये कोई जनता का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। हाँ, मेरे विपक्षी ज़रूर कह सकते हैं, पर जनता में आपसे ये बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोई कभी भी बूथ कैप्चरिंग हमारे यहाँ ना होती है और ना इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब गाँव के लोग खुद अपने आप अपनी इच्छा से वोट डाल रहे हैं, तो बूथ कैप्चरिंग की ज़रूरत क्या है? और आप बूथ कैप्चरिंग कितनी बार करेंगे? चुनाव में 1 चुनाव 2 चुनाव में करेंगे, लगातार आप 11 बार। सिर्फ बूथ कैप्चरिंग ही नहीं था, और भी बात आई, एक जो आई कि दबंगई की, दादागिरी की एक जो छवि है वो भी। देखिए कैसे, आप मुझे बताइए कि 89 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो कांग्रेस की सरकार जब नहीं थी तो हम सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। इन सरकारों के साथ तो हमारी वो नहीं था कोई। ठीक है मोना जी, एक आखिरी सवाल। आपके पिताजी ने, आपने बताया सीएम पद मिल रहा था, और वाकई में कद्दावर नेता थे, उनको वो मिल रहा था क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा भी थे वो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ब्राह्मण चेहरा ही यहाँ पर रखा है, साफ तौर पर कई दफ़े। मोना जी को अगर ये मौका मिला, राजनीति में इतना ऊंचा गई और उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम पद के लिए स्थापित किया जा रहा हो, उस वक्त आपका निर्णय क्या होगा? रामपुर छोड़ेंगी, प्रदेश स्तर तक पहुँचेंगी, या यहीं रहेंगी? नहीं, अगर बस सीएम की बात आता है कि पहले, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में कभी चेहरे नहीं दिए जाते। हमेशा चुनाव के बाद पार्टी तय करती है, जो हमारे विधायक जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि कौन सीएम बनेगा, लीडर कौन होगा। तो पहली बात तो इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, अगर जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निभाऊंगी। और सीएम बनने का, किसी का भी सीएम बनने का मतलब तो नहीं होता कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दें, तो और ध्यान कम हो पाएगा ना, फिर तो आप लखनऊ ही रहेंगी फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं है। और रामपुर खास की जिम्मेदारी मेरी प्राथमिकता। सपना तो देखती होंगी, ये लगता तो है हर राजनीतिक व्यक्ति जब राजनीति में कदम रखता है तो बहुत ऊंचे तक जाने का सपना होता है। मैं वास्तविकता में विश्वास रखती हूँ, सपनों में नहीं। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी बात, रामपुर में चूंकि अब आप 2 दफ़े से विधायक हैं, तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं, भविष्य क्या होगा ये 10 मार्च को तय होगा। तब तक यहाँ की जो महिलाओं और युवाओं का क्या विजन है कि वो यहाँ से बाहर ना जाएं, यहीं रहकर कुछ रोजगार कर ले? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक बात आई है, आपकी ही पार्टी ने आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अलग तरीके से मैनिफेस्टो निकाला है। भर्ती विधान की बात कर लें, शक्ति विधान की बात कर लें, तो युवाओं और महिलाओं के लिए क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि यहीं रह कर के रोजगार पैदा करें, रोजगार करें? देखिए, हमारी प्राथमिकता तो कांग्रेस पार्टी की ये है कि नौजवान को रोजगार और स्वरोजगार दोनों से जोड़ा जाए। 89 के बाद आप मुझे एक बड़ी बताइए कि कौन सी बड़ी फैक्ट्री या मिल या इस तरह की चीज़, कोई एम्प्लॉयमेंट जिससे जनरेट हो सके पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लगी हो। बंद ज़रूर हो गई, जैसे अब ट्रॉन बंद हो गई है, बहुत सारी और चीज़ें जो यूनिट्स थे वो बंद हो गए। पर कांग्रेस जो हमारा विजन है, जिसका भर्ती विधान का जिसका जिक्र किया आपने, उसमें हमने उनके एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है, उनको गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की दोनों, और पूरा चार्टर है, वर्कआउट करा है हमने कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये खाली घोषणाएं नहीं है। इसीलिए हमने यूथ मैनिफेस्टो, जो इसको हमने भर्ती विधान का, वो अलग है, मतलब हमने उसको मैनिफेस्टो के पार्ट से उसको अलग किया। ऐसे ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त करना, ये भी, और उनकी सुरक्षा, ये इसके लिए भी हमने विमेंस मैनिफेस्टो अलग किया है अपना। तो
हमारी प्राथमिकता ये रहेगी। जहाँ तक रामपुर खास की बात है, मेरे सामने भी बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आज मैं जब अनएम्प्लॉयड यूथ को देखती हूँ तो मुझे लगता है, मुझे कष्ट होता है, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, और अगर हम इनको कुछ नहीं दे पाए तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा प्राथमिकता है। जब भी ईश्वर कभी हाथ में ताकत देगा तो ये ज़रूर करूँगी कि यहाँ के 2 दफे से ताकत है आपके पास। नहीं, मेरी सरकार नहीं है, मतलब मैं एमएलए हूँ, और मैं एमएलए होकर के जब यहाँ तो डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, हम लोग हम तो अपोजिशन में होकर जितना कर सकते हैं, जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो मेरी ताकत है वो कहीं कमज़ोर नहीं पड़ी। पर जब कभी भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो रामपुर खास के नौजवानों को रोज़गार और स्वरोजगार दोनों से मैं जोड़ूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, इतना वक्त देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये देखना अहम होगा क्योंकि 27 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, रामपुर खास की दशा और दिशा क्या होती है ये तभी देखना तय रहेगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।